अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकनॉमिक वीक और मैं हूं सईदा इला। नाज़रीन, मईशत किसी भी मुल्क को चलाने के लिए, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इसलिए हमारी मुआशी पॉलिसियाँ, हमारी मुआशी इस्लाहात, हुकूमत का मुआशी एजेंडा बड़ी अहमियत का हामिल होता है। 3 साल मौजूदा हुकूमत ने जो गुजारे हैं, मुश्किल वक्त था, कोरोना भी साथ में हमारे था, लेकिन इन तमाम तर हालात के बावजूद मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ क्या रही और उसके नताइज क्या रहे, इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम साहब। बहुत शुक्रिया साहब हमारे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आई तो बड़ा मुश्किल वक्त था। एक बड़े हद तक तो लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि मुल्क दिवालिया होने के करीब था। तो उस वक्त उन हालात को संभालने के लिए और फिर आज तक उनके नताइज को अगर हम देखें तो हुकूमत की पॉलिसी क्या रही और उसके नताइज हमें क्या देखने को मिले? देखिए, आपने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि दिवालिया होने वाला था। एक्चुअली दिवालिया हो चुका हुआ था और वो जो है उसको छुपाया गया हुआ था। और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जब मुस्लिम लीग नून के आखिरी 6 महीने थे तो वो IMF के पास गए थे। IMF ने कहा था कि जब इलेक्शन हो जाए, अगर आप जीत जाए तो वापस आइएगा, वरना जो नई हुकूमत आएगी हम उसके साथ मुज़ाकरात करेंगे। जब 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी तो उससे पहले पीपल्स पार्टी ने भी कुछ ऐसे ही काम किए थे, सूरत-ए-हाल उससे कम ख़राब थी। तो उस वक्त की जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसने IMF से नेगोशिएट कर लिया था और मुस्लिम लीग नून ने आके पहले हफ्ते में साइन कर दिया था। 2018 की जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसको भी IMF ने निगाह डाली थी और फिर ये गवर्नमेंट जब गई तो इनको भी 1 साल लगा IMF को से प्रोग्राम लेने में, और तारीख का मुश्किल तरीन प्रोग्राम जो IMF ने हमें दिया। और उसकी भी, अगर वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता था अगर पहले साल में ये चाइना, सऊदी अरब और UAE से पैसे ना लाते, सख्त फैसले ना करते, रुपए की कदर ना गिराते, शरह सूद को ना बढ़ाते, क्योंकि पैसे ही नहीं थे खर्च करने के लिए। अब मिसाल ये देता हूँ कि एक खाते पीते घर में अगर रोज़ाना सुबह अंडे बन रहे हैं, दोपहर को चिकन बन रहा है, रात को जो है बिरयानी बन रही है, लेकिन उस घर में एकदम पता लगे कि दिवालिया हो गया है, तो वो जो है उस घर को किस तरह आप चलाएंगे? वो कहेंगे अब जो सुबह अंडे खा रहे हैं तो अब एक दिन छोड़ के एक दिन अंडा खाते हैं। हर रोज़ अब जो है ना गोश्त नहीं पकेगा, एक दिन छोड़ के एक दाल बनेगी, एक दिन सब्ज़ी तो ये PTI को करना पड़ा, जिसकी वजह से अवाम ने जो है वो एक सख्त फ़ैसला था, जिसकी वजह से अवाम नाराज़ भी हो गई, बहुत सारे लोग, कि जो है वो अच्छे थे, कम अज़ कम प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी। लेकिन ये हुकूमत ने जिस तरह बचा लिया, एक दिन छोड़ के एक दिन सब्ज़ी खिलाई और एक दिन चिकन खिलाया। अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चलती तो फिर तो पूरे साल रमज़ान हमारे होते और जिसे कहते हैं रोज़े रख रहे होते हम सारे। ग्रोथ तो इस साल हम जो है 5% पे जा रहे हैं और ये उस वक्त जा रहे हैं जब पूरी दुनिया पीछे जा रही है, हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो एक बहुत जिसे कहते हैं कि अच्छी, जिसे कहते हैं ख़बर है। और मुस्लिम लीग नून का दावा है कि जी हम 5.5% पे छोड़ के गए, तो वो इस साल हम पूरी कर देंगे। और हालात उस वक्त के और आज 100 साल का दुनिया का सबसे बड़ा बहरान आया है, पेंडेमिक जो आया है, कोरोना वायरस। 1918 में आखिरी दफ़ा फ्रेंच फ्लू आया था, ये वाला जो तबाही उस वक्त हुई थी, ये 100 साल के बाद दुनिया में हुई, पूरी दुनिया बंद हो गई। उस पर आप जो है बाहर निकले। इकोनॉमिस्ट, एक जो दुनिया का बहुत बड़ा जरीदा है, उसने कहा कि पाकिस्तान नंबर 1 इकॉनमी इस वक्त पूरी दुनिया में, जो पूरी जो है कोरोना से पहले जिस तरह थी वो उस हाल पे वापस आ गई। अभी तक पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है। तो पहली बात तो ये कि हम जो है दुनिया से जो है हमने पिछले 1.5 सालों में, मैं 3 सालों की बात नहीं करूँगा, पहले 1.5-2 साल तो आपको पता है जो मैंने हालात बयान कर दिए, इन 1.5 सालों में हमने पूरी दुनिया में आउट परफॉर्म किया। कभी भी ऐसे सुनने को नहीं मिलता था। कहीं दुनिया में पाकिस्तान हेडलाइन अच्छे रीजंस की वजह से नहीं बनता था, मतलब बुरे रीजंस की वजह से तो रोज़ाना बनता था, ठीक है ना। अच्छे रीज़न के जी पाकिस्तान ने जो है कोरोना को हैंडल किया, इकॉनमी पूरी खुल चुकी हुई है, एहसास प्रोग्राम दुनिया का सबसे, मतलब उसको चौथे नंबर पे उसको दे दिया गया। आज जो है एक और इंडेक्स आया EIU का, उसने ये बोला है कि जो पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी में 2016 में जब PMLN का टाइम था 78वें नंबर में था, आज 75 नंबर पे आ गया। आज से 6 महीने साल पहले लोग कहते थे कि पाकिस्तान में खुराक का फुकदान हो जाएगा। इस साल माशाल्लाह हमारी इतनी अच्छी क्रॉप्स आई हैं, एक तो फार्मर उससे जो है मजबूत हो रहा है, दूसरा ये कि हमारी जो फूड इनसिक्योरिटी है, हम फूड डेफिसिट से फूड सरप्लस की तरफ आना शुरू हो गए वापस से। तो ये जो चीज़ें हैं, जब ये रोज़गार देगी, इसके साथ जब आप, जैसे मैंने आपको कहा कि अच्छी जब फसलें आएंगी
तो खुद ब खुद प्राइस स्टेबिलिटी भी आएगी। हम जो है दरामद ज़्यादा करते हैं, बरामद कम करते हैं। तो अगर दुनिया में हालात चेंज होंगे तो वो हालात जो है फ़ौरन नमूदार हो जाएंगे पाकिस्तान में, क्योंकि अगर आप बरामद ज़्यादा करेंगे और दरामद कम करेंगे तो पाकिस्तान के हालात पाकिस्तान में नमूदार होंगे। लेकिन अगर आप दरामद ज़्यादा करेंगे और बरामद कम करेंगे तो जो दुनिया में होगा वो फौरी तौर पे उसके असरात यहाँ नज़र आ जाएंगे। कोरोना के बाद जब दुनिया खुलना शुरू हुई तो दुनिया में जो है जिसे कहते हैं कि कारोबार का निज़ाम, उसकी चेन टूट चुकी हुई थी, अलग अलग सप्लाई चेन बिल्कुल इफेक्ट हुई। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर हम आपके दफ्तर से अभी जो है एयरपोर्ट जाएं, पूरे रास्ते में सिर्फ एक छोटी सी जगह पे 100 या 50 लोग जो हैं खड़े होके धरना दे रहे हो या वो कर रहे हो तो पूरे शहर की ट्रैफिक जाम हो जाएगी। हालांकि जहाँ से आप निकले हैं वहाँ तो धरना भी नहीं था, वो ट्रैफिक के असरात वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये कोरोना के बाद पूरी दुनिया की जो है सप्लाई चेन टूटी। अब वो सप्लाई चेन को जोड़ने में ना जोड़ते जोड़ते कई महीने लग जाएंगे। अब उसकी वजह से टूटी सप्लाई चेन जो है मिस्र में हालात जो है यहाँ तक आ गए उसके, क्योंकि वो चीज़ जो वहाँ पैदा होती थी वो पूरी दुनिया में जाती थी, वो महंगी हुई, ठीक है ना। तो इसलिए आप माल बरदार जहाज़ एक क्लासिक एग्जांपल है। जो जहाज़ चाइना से पाकिस्तान $1000 में आता था सामान लेकर, वो $5000 रेट हो गया उसका। अच्छा, जब वो $5000 हो गया तो वो फिर उसने जो है जिस टाइम पे आना तो उससे ज़्यादा टाइम भी ले लिया। अब एक चीज़ टाइम पे नहीं पहुँचे, इसकी मिसाल आपको फर्दर देता हूँ चीनी से। चीनी 15 तारीख से क्रशिंग शुरू होनी है पंजाब में, अब शुरू हो गई होगी। सब ने ये कहा कि यार ये शायद 15 नहीं 20 तारीख से शुरू होगी, तो एकदम हमने देखा 8-10 दिन पहले जो है 100 रुपये से चीनी 150 रुपये कर दी। बिल्कुल। अच्छा, शॉर्टेज भी हो गई मार्केट में। शॉर्टेज नहीं थी, वो उसमें स्पेकुलेटर आ गया, सट्टेबाज आ गया। अभी चीनी शुरू नहीं हुई, 100 रुपये कैसे हो गई वापस? अगर शॉर्टेज होती तो फिर वापस रेट नीचे पीछे कैसे आ गया? तो फिर जो है इस तरह के अनासिर उसका फ़ायदा उठाते हैं। हर आदमी अपनी मुंह मांगी कीमत मांगता है। जिसके हाथ में जो सौदा होता है वो कहता है जी मैंने तो इतने का देना है, क्योंकि उसको पता है कहीं और से मिलना नहीं है। तो इस वक्त दुनिया इस जंग से जो है मुतासिर है, चाहे वो अमेरिका हो। अमेरिका में जो है 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया 1990 के बाद। भारत का मैंने अभी आपको बताया 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया, 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। चाइना 1996 के बाद सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन। जर्मनी का 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हमारा तो 10 साल का भी नहीं टूटा, लेकिन हमें उसकी तपिश बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। उसकी वजह ये थी कि कोरोना था। कोरोना के दौरान हमने जो हमारे पास जो बचतें थी या वो थी, लोगों ने खर्च कर दी थी, इलाज के लिए खर्च कर दी, किसी ने बचा के रखा हुआ था, किसी ने कुछ तो उसकी वजह से जब आपकी कमर जो है कसी हुई ना हो तो थोड़ी सी भी चीज़ जो है ना आपको बड़ी ज़्यादा तकलीफ दे हो जाती है। तो वो जो है हमें उसकी तपिश ज़्यादा महसूस हुई। अब उसकी वजह से देखें कुछ चीज़ें हुकूमत के बस में, कुछ चीज़ें हुकूमत के बस में नहीं है। तेल की मिसाल ले लें, तेल हमारा 85% बाहर से आता है। खाने का तेल भी, पेट्रोल वाला भी। पेट्रोल वाला तो 85 आता है, खाने वाला 90% आता है। आलमी मार्केट में खाने वाले तेल की कीमत जो है $550 से $1400 हो गई। अब जो यहाँ 150 पौने 200 रुपये किलो घी तेल मिलता था वो जो है 350 पौने 400 पे चला गया। अब लोग जो हैं हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि शायद हुकूमत ने महंगाई कर दिया, वो आलमी मार्केट में महंगा हुआ। अच्छा, ये कहाँ से आता है? ये आता है मलेशिया से। मलेशिया में कोरोना जो है पहले शुरू में नहीं आया, आखिर में अब जब पूरी दुनिया से निकल गया तो वहाँ पहुँच गया। वो उन्होंने सब बंद किया हुआ अभी भी और सारी चीज़ें। तो जैसे मैंने आपको कहा कि एक छोटा सा रास्ता भी बंद कर दो पूरी दुनिया में मसला आ जाता है। हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं, ठीक है ना। ग्लोबल विलेज में क्या, इस्लामाबाद के विलेज में भी ऐसा ही है। अगर आप कहीं जाम करें थोड़ी सी जगह, ठीक है ना, तो इस तरह हो गया। इसी तरह से जो है पेट्रोल है। पेट्रोल जो है साल पहले $40 का था, वो $85 पे आ गया। अब वो $85 पे आ गया। हुकूमत के पास एक रास्ता था पेट्रोल में, लकीली कह लें कि हम जो है बहुत ज़्यादा टैक्स जमा करते थे। जितने का पेट्रोल होता था उसकी आधी कीमत 17.5%, फिर पेट्रोलियम लेवी, जितने का पेट्रोल माजी में होता था उसकी आधी कीमत हम टैक्सेस की शक्ल में ले लेते थे, ठीक है ना। तो वो हुकूमत ने अपने टैक्स छोड़ना शुरू कर दिया। छोड़ते छोड़ते अब 145 रुपये का पेट्रोल हो गया और 9 रुपये हुकूमत की आमदनी रहेगी उसमें। अगर जो हुकूमत तमाम टैक्सेस लेती जो इस कीमत में डालती तो आज की सुबह का रेट जो है 195 रुपये लीटर था पेट्रोल का, यानी 50 रुपये महंगा। तो
समझ लें आपकी हुकूमत ने अपने 50 रुपये लीटर, इस वक्त जो मैं और आप अपनी गाड़ी में जो पेट्रोल डाल रहे हैं उसमें हुकूमत ने 50 रुपये का आपको रिलीफ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है अब हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती थी। अब आपको फ्री, अब आपको सेल्स टैक्स माफ़ कर दिया, सेल्स टैक्स दे नहीं सकती, अदा नहीं कर सकती, क्योंकि हुकूमत कानूनन लेना है उसने, आपको नहीं अदा कर सकती। तो अब बस हम यहाँ तक पहुँच गए। अब दुआ ये करें कि इंटरनेशनली ये जो मामलात हैं, जो मैंने आपको कहा सप्लाई चेन टूटी है जगह जगह से, ये जुड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि ये अब आलमी मसला हो गया। जैसे कोरोना एक आलमी मसला था ना, ये एक आलमी मसला हो गया और ये आलमी मईशत इसको हल करेंगी, वरना दुनिया जो है एक डिज़ास्टर की तरफ चली जाएगी। दो चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं जिसमें कोई हुर्फ़े आखिर नहीं है, एक खाने पीने की कीमतें और एक पेट्रोल। ये ऐसी चीज़ है कि ये आज ऊपर है कल नीचे। टमाटर की एग्ज़ाम्पल ले लें, साल में एक दफ़ा आप 200-250 रुपये किलो भी लेती हैं और साल में एक दफ़ा 20 रुपये किलो भी लेते हैं। अब जिस दिन 200-250 रुपये होता है, आपको पता है कि ये एक महीने बाद फसल आ जाएगी, नीचे हो जाएगा, अभी फ़िलहाल शॉर्टेज हुआ, मौसम ख़राब हो गया फसल का। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं, तो ना उम्मीदी नहीं करनी। ये वक्ती तौर पे दुनिया पे एक बहरान आया जिसकी वजह से चीज़ें हुई, इसने, इस अंग्रेज़ी में कहते हैं बाउंड टू कम बैक, ठीक है ना। अब वो 1 महीने में आता है या 6 महीने में आता है। अब हुकूमत का इसमें क्या रोल है? पहले हुकूमत का रोल ये है कि आपने देखा होगा, एक जैसे माँ बाप होते हैं, वो हमेशा बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, अपनी छत हो जाए, अल्लाह हमें अपनी छत दे दे। हम जो अपना पेट काट लेंगे, कम खा लेंगे, लेकिन अल्लाह हमें छत दे दे। तो हुकूमत का इसमें पहला रोल ये होता है कि पहले मुल्क को, उसकी सॉवरेनिटी को बचा लिया जाए, ठीक है ना, यानी कि अपनी छत को महफूज किया जाए, अपनी इज़्ज़त को महफूज किया जाए। उसके बाद सेकंड में जो सबसे कमज़ोर वल्नरेबल है उसकी मदद की जाए। फिर मिडिल क्लास। आजकल एक शिकायत आ रही है जनरली मिडिल क्लास से, सफ़ेद पोश से। वो ये कहते हैं कि जी आप गरीबों के लिए तो दे रहे हैं एहसास, ये वो, अमीर तो बहुत अमीर हो रहा है। इस क्राइसिस में अमीर अमीर हुआ है बाय द वे, ठीक है ना। जो फिक्स इनकम वाला है, फिक्स सैलरी वाला है, मिडिल क्लास की आपके पास पॉलिसी नहीं है। मेरा अपना ख्याल ये है कि जिस तरह हम माशाल्लाह ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि मिडिल क्लास को मिडिल क्लास के तरीके से हैंडल किया जाए, उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएँ, उसकी इनकम लेवल को बढ़ाया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने जो अभी कौम से खिताब किया उसमें बोला, बिजनेसेस को आपने इतने प्रॉफिट्स कमाए हैं, जो आपके साथ लोग सैलरी में हैं उनका आप ख्याल रखें। गवर्नमेंट ने भी जो है अभी बजट में कुछ किया था, बहुत सारे सरकारी लोगों की शिकायत ये कि वो नाकाफ़ी था, लेकिन बजट अभी जो है, गवर्नमेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हुई है, गवर्नमेंट अपनी ताकत बना रही है। तो ये जो है विद टाइम जो है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ और दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये दो चीज़ें अगर आप हुकूमत को देंगे, हुकूमत को आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दें, हुकूमत आपको कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी दे। हमने माजी में देखा कि हमारी जितनी हुकूमतें थी जो तीसरे चौथे साल में हुकूमतों में आती थी अपने, तो उनके जहन में अगला इलेक्शन आ जाता था, तो उनकी पॉलिसी कंसिस्टेंसी रिवर्स हो जाती थी। बिल्कुल। तो उसकी वजह से जो अगली हुकूमत आती थी उसको IMF प्रोग्राम और ये तमाम चीज़ें। मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, अब तो मैं तर्जुमान हो गया हूँ, लेकिन मैं एक ये चीज़ नोट कर रहा हूँ, 3.25 साल गुजर गए हैं, अभी तक जो है इमरान खान साहब जो हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो इलेक्शन का नहीं देख रहे, वो अगली नस्ल का देख रहे हैं कि किसी तरीके से ये मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। ये जो 3 सालों में हमने जो हासिल किया है, वो कहीं हम अपनी इलेक्शन की ग्रीड के चक्कर में गंवा ना दें। तो ये एक मुझे इनमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और मुनफरिद नज़र आ रहे हैं ये दूसरों के मुकाबले में। लेकिन अब कब तक चलता है ये अभी हम अगले 1.5 साल देखेंगे। देखिए, मैं अगर एज अ तर्जुमान बोलूँगा तो आपको लगेगा कि जी तारीफ़ कर रहे हैं। ये जो हम मुझे और आपको देख रहे हैं, उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि पिछले अदवार के 5 साल के अखबार उठाएं। आप अक्सर देखते होंगे कि अपील, इंडस्ट्री बंद हो रही है, खुदा के वास्ते बचा लें। अभी देखें रुपए की कदर में भी इतना कुछ हुआ, सब कुछ हुआ। पिछले मुझे 1.5 साल से कोरोना से आप कोई अपील तो दिखाएं अखबार में। इसका मतलब ये है कि कारोबार खुश है, वरना तो हर वक्त कारोबार का रोना पीटना, आपको पता है ये हमारे मुल्क के कारोबारी भी जो है छोड़ते नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आपने बरामदात की बात की। बरामदात 2 हिस्सों में होती है। एक आपकी जो
फिज़िकल गुड्स होती हैं, यानी कि कपड़ा, सब्ज़ी, ये वो, और एक सर्विसेज होती हैं। आपकी इस साल 30 अरब डॉलर के रन रेट से आप एक्सपोर्ट्स में चल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून जब आई थी 2013 में तो 25 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स थी, उन्होंने कम करके 20 कर दी, फिर आखिर में 24 छोड़ के गए। ये हुकूमत इस साल 30 अरब डॉलर और पिछले साल हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स थी। फिर सर्विसेज, आईटी एक्सपोर्ट्स, मुस्लिम लीग नून 1 अरब डॉलर पे छोड़ के गई थी। ये अभी 30 जून गुजरे, हमारी 2.2 अरब डॉलर थी। ये मज़ीद बढ़ के इस साल 3.5 अरब डॉलर पे जा रही है। पाकिस्तान की बरामदात जो है, जिसे कहते हैं कि अपने रिकॉर्ड तोड़ेगी इस साल, अपने ही पीटीआई ने जो बनाया। और दूसरी चीज़ ये कि ना सिर्फ बरामदात, तरसीलात को भी मैं बरामदात का हिस्सा मानता हूँ, क्योंकि अगर जो पाकिस्तानी यहाँ से बाहर गया है तो हमने उसको बरामद किया, मतलब बाहर भेजा, तो वो वहाँ से कमा के हमें बेचता है। इस साल हम 32 अरब डॉलर पे जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून जब गई थी तो 19 अरब डॉलर था। तो पाकिस्तान के आज जो है डॉलर इनफ्लो जो है बहुत ज़्यादा है बनिस्बत 2018 के। उसकी वजह से हमारे जो ज़खायर हैं वो आज तारीख़ के बुलंद तरीन, जिसे कहते हैं, उस पर खड़े में। अभी सऊदी पैसे अलग आने हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कॉन्फिडेंस देती है मईशत में लोगों को। इसलिए आप नहीं देख रही कहीं अखबारों में अपीलें, समात, ये वो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल से तो टेक्सटाइल पॉलिसी जो है पहली दफ़ा पाकिस्तान में अभी आ रही है। वो आ जानी चाहिए थी, उसमें कुछ बार बार तब्दीली हो रही है, लेकिन वो टेक्सटाइल पॉलिसी आने से पहले हमने टेक्सटाइल वालों को वो सब कुछ दे दिया जो पॉलिसी में होना चाहिए। सस्ती बिजली, सस्ती गैस, कम से कम टैक्स, मशीनरी के लिए कर्ज़ा, सस्ता कर्ज़ा, वो तमाम चीज़ें जिससे वो जो है दुनिया को मुकाबला कर सके। आज ही की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने पिछले 4 माह में डेनिम जीन्स जो है यूएसए को चाइना से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया। आप सोच सकती हैं कि चाइना को मात मारना बड़ा टारगेट है। तो ये चीज़ है। तो हमने अभी टेक्सटाइल पॉलिसी आएगी तो उससे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले ही जो टेक्सटाइल पॉलिसी में जो देना चाहिए, टेक्सटाइल पॉलिसी वाले ये कहते हैं कि हमें 5 साल का प्लान दें। आप 1-1 साल का देते हैं, फिर हमें भी लॉन्ग टर्म काम करना है, तो वो हम उस पर हैं और मेरे ख्याल से किसी भी वक्त वो भी मंजूर हो जाएगी और वो जो है मज़ीद बूस्ट देगी पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को। लेकिन अब आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतना आगे लेके जाना चाह रहे हैं और कपास की फसल रिवर्स जा रही है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से बेहतर है, हमें कपास की भी पैदावार बढ़ानी है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है, मैं आपके प्रोग्राम के तवसत बोलूँगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर है उस पर तवज्जो दें, क्योंकि उससे हम बेतहाशा डॉलर कमा सकते हैं। सबसे अहम चीज़ ये है, अभी IMF प्रोग्राम भी आएगा कि टैक्स की इस्लाहात, उसमें बहुत बड़ा मेजर फोकस है। आपने भी हमेशा, जैसे मैंने अभी सनत की एग्जांपल दी, टैक्स में भी आप एक हिस्से को टैक्स लगाते रहें, बाकी सब कुछ छोड़ा हुआ आपने। इस तरह आपका टैक्स ग्रो नहीं करता। आपको मसावी टैक्स सिस्टम चाहिए, इक्विटेबल। अगर आपने छूट देनी है तो उसको आप जो है दूसरे तरीके से छूट दें। यहाँ पे वो छूट की आड़ में जो है यहाँ का टैक्स बेस कभी नहीं बढ़ा था। अब आपको कोशिश करिए कि वो टारगेटेड सब्सिडी देना शुरू कर दे, लेकिन इनकम की छूट ना दें। उसमें जो है आज भी हम देखें, ज़राअत इतना बड़ा शोबा है, वो उससे टैक्स नहीं मिलता। खिदमात जो हैं दुनिया में, अगर आप किसी टैक्सी में बैठें तो साथ ही बिल के साथ सेल्स टैक्स लगा हुआ है, ठीक है ना। अस्पतालों में भी जाएं तो वहाँ पे भी आपको सेल्स टैक्स देना होता है। फिर हुकूमत उस शख्स को डायरेक्ट उसकी हेल्प करती है, इलाज फ्री कराती है। तो पाकिस्तान में जो है वो इस्लाहात नहीं हो रही थी। अब हमने देखा कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई है टैक्स में, वो ये देखें आपके ये POS पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लग गए कि हर दुकान पे अब जैसे ही वो आप उससे ख़रीदारी करेंगे टैक्स आ जाएगा, ठीक है। अभी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आ गया, जो शुगर मिल से, सीमेंट फैक्ट्री से, कहीं से भी जो सामान निकलेगा, पहले पता ही नहीं होता था कहाँ गया कहाँ नहीं गया। इनकम टैक्स रिटर्न आप देखें जो है अब 3 मिलियन 30 लाख के करीब हो गई हैं। जब वो मुस्लिम लीग नून गई थी तो 16-17 लाख इनकम टैक्स रिटर्न थी। तो आहिस्ता आहिस्ता अब वो जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें आना शुरू हो गई। जैसे वैक्सीन, आपने देखा ना कि जो वैक्सीन नहीं कराएगा ट्रैवल नहीं कर सकता स्कूल में। अब इनकम टैक्स के भी ऐसे ही कोई कानून आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से लोग मजबूर हो गए हैं टैक्स सिस्टम में, टैक्स नेट पे आने के लिए। तो ये चीज़ें भी जो है ना, ये बड़ी अहम है और हम उसमें पेशरफ्त कर रहे हैं। आपके लिए और सबके लिए अच्छी खबर ये है कि हमारा जो 37% टैक्स बढ़ा है पहले 4 माह में, और टारगेट से 225 अरब रुपये हमने ज़्यादा कम लिया है।
कभी भी हम टारगेट पूरा नहीं कर पाते थे। टारगेट से हम 225 अरब 4 माह में ऊपर हैं, जिसमें हमारा इनकम टैक्स की शरह भी 32% से बढ़ी है। हमारा जो मसला है यही रहा है माजी में भी कि हम इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं, हम वेरी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हो जाते हैं, जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है। आप ये कहेंगे कैसी अजीब सी बात कर रही है, दुनिया कहती है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बात करो, दो ये कह रहा है कि ये जो है ज़्यादा हमारा जो है हम थोड़े ज़्यादा हैं। अब आप ये देख लें ना, इसमें मिसाल दे देता हूँ आपको। माजी में हमने पावर पॉलिसी दी, पावर पॉलिसी में हमने डॉलर बेस्ड जो रिटर्न दिए वो उसकी कहीं नवीद ही नहीं मिलती। आज उसकी वजह से हमारे मुल्क में बिजली कहीं से कहीं जा रही है। वही जिनको आपने मुराद दी इतनी, वो आपको एक पैसा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और वो आपको उल्टा बदनाम करते हैं दुनिया में कि ये हमें जो है इन्होंने ऑनर नहीं किया, ये नहीं किया। तो हमें एक इक्विटेबल LNG की आप एग्जांपल ले लें, कितना उसमें शोर शराब है, तो वो फ्रेंडली नहीं, वेरी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हो जाते थे। तो हमें थोड़ा सा वी नीड टू बी बैलेंस, और आपको जो है एक, जैसे मैंने बार बार कहा, इक्विटेबल बिजनेस मॉडल है। आप जो है बाहर से फॉरेनर को दे देते हैं बहुत बड़ा एडवांटेज, लोकल को आप उससे ज़्यादा टैक्स लगा लेते हैं। जिस मुल्क का जब तक लोकल पैसे नहीं लगाएगा ना, फॉरेनर नहीं लगाएगा। देखिए कभी भी आप कोई पौधा लगाते हैं ना, उसकी कामयाबी का इन्हिसार फूल निकलने पे होता है, और फूल जो है पहले दिन नहीं निकलता। पहले आप बीज डालते हैं, फिर वो पौधा बड़ा होता है, और बिल्कुल जब पीक मौसम आता है उस वक्त फूल निकलता है, और या तो वो उससे पहले बिल्कुल सड़ जाएगा, उसको कीड़ा लग जाता है। तो ये अभी फूल निकलने का टाइम है, और ये सेंसिटिव टाइम है। इसमें जो है आपको सही तरह पानी देना है, धूप सही तरह रहे। तो ये अगर सेंसिटिव टाइम हमने गुजार लिया अगले 1-2 महीने, तो आप देखेंगे कि पूरा हमारा जो बाग है वो गुल से जो है ना, फूल कहते हैं ना, गुल, जी हाँ बिल्कुल, फूलों से भर जाएगा इंशाल्लाह ताला। और मैं काफ़ी पूरी उम्मीद हूँ। लोग ये कहते हैं 3 साल में हमें जो है फूल नहीं दिखे, वो 3 साल में फूल का टाइम ही नहीं है। फूल का टाइम ही जो है 4.5 साल या चौथे साल है। तो ये जो 3 से चौथा साल है, ये बड़ा सेंसिटिव टाइम होता है। इसमें आपको जो है बड़ी उसकी हिफाजत करनी होती है, क्योंकि जो है जानवर आके भी जो है इसको तोड़ देते हैं। मौसम हवा अगर तेज़ चलती है तो वो फूल गिर जाते हैं सारे। तो ये तमाम चीज़ों को जो है आपने बचाना है, और अभी तक तो काफ़ी कोशिश हो रही है कि जो 3 साल की मेहनत हुई है उसका जो है फल जो है फूलों की शक्ल में आए, और वो आप देखेंगे भी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि नीयत साफ़ है। और जो है अपेरेंटली जो है हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे जिससे रिस्क हो कि ये जो है फसल जो है लगाई भी जो है ख़राब हो जाए। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जब भी हम कोई पॉलिसीज़ लेकर आते हैं, जब भी हुकूमत कोई पॉलिसीज़ लेकर आती है, तो वो जैसे भी बात की मुज़म्मिल साहब ने कि वो फ़ौरन अपने रिज़ल्ट्स लेकर नहीं आती है, वक्त लगता है उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, उन पॉलिसीज़ के रिज़ल्ट हमारे सामने आने में। इंतज़ार यकीनन शर्त है। अभी भी हम ये जो देख रहे हैं कि एक नेगेटिव पूरा एक प्रोपेगेंडा मईशत के हवाले से भी, हुकूमत के हवाले से, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के हवाले से भी हमारे सामने आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं ये आवाम के जहन पर भी असरअंदाज होती हैं, और एक मनफी रवैये को, एक मनफी सोच को जन्म देती हैं, जो यकीनन एक मुस्बत रवैया नहीं है, एक अच्छा रवैया नहीं है, और इसको यकीनन ख़त्म करना चाहिए। ये मुल्क हमारा है, ये मुआशरा हमारा है, इसके लिए मेहनत भी हमने सब ने मिलकर करनी है, हुकूमत के साथ हाथ मिलाकर चलना है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे अभी तक के इशारे हमारे सामने आए हैं, वो हमारे सामने ये एक उम्मीद ज़रूर दिला रहे हैं कि हमारा आने वाला वक्त बहुत खुशहाल, बहुत तरक्की याफ्ता होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।